एक लड़का जिसके घर में इतने पैसे नहीं थे कि परिवार आराम से खाना खा सके। एक लड़का जो घंटों में धूप में खड़े होकर गाड़ियों में पेट्रोल भरता था। एक लड़का जिसे लोग सिर्फ एक मामूली क्लर्क समझते थे, लेकिन उसी लड़के ने आगे चलकर एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी कंपनी आज हर मिनट में करोड़ों रुपए कमाती है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, ये कहानी है भूख की, सपनों की, जोखिम लेने वालों की और उस जुनून की जो एक साधारण इंसान को इतिहास बना देता है। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की। साल 1932 गुजरात का छोटा सा गांव तोरवाड़ा, यही जन्म हुआ धीरूलाल हरिचंद अंबानी का। घर में पैसे नहीं थे, उनके पीछे एक स्कूल के टीचर थे, ईमानदार थे, सम्मानित थे, लेकिन तनख्वाह इतनी नहीं थी कि 7 लोगों आराम से खाना खा सके और परिवार चल सके। 2 कमरों का छोटा सा घर, सीमित खाना और सीमित सपने, लेकिन इसी घर में एक बच्चा ऐसा था जिसकी सोच सीमित नहीं थी। नाम था धीरूभाई अंबानी। जो सबसे अलग थे, उनकी आंखों में एक अजीब और आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वो एक दिन कुछ बड़ा करने वाले हो। 12 साल की उम्र में वो पढ़ाई के लिए जूनागढ़ चले गए। गरीबी इतनी थी कि उन्हें स्कूल में फ्री छात्र के रूप में दाखिला मिला, लेकिन धीरूभाई सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वो दुनिया को समझ रहे थे। साल 1940 का भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। देश के हर कोने में आज़ादी की आग जल रही थी और उसी आग में धीरूभाई को भी बदल दिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जूनागढ़ विद्यार्थी संघ बनाया। वो रैलियों में जाते थे, लोगों को जोड़ते थे और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि भीड़ को कैसे प्रभावित किया जाता है। यही से शुरू होती है उनकी पहली लीडरशिप। लेकिन 1949 में मैट्रिक पास करने के बाद सबसे बड़ा सवाल सामने था, अब क्या? न पैसे, न बिजनेस, न कोई पहचान। तभी उन्होंने वो रास्ता चुना जो उस पर कई गुजराती युवा करते थे, अरब देश जाकर काम करना। सिर्फ 16 साल की उम्र में और धीरूभाई अकेले निकल पड़े एंडिन की तरफ। एक जहाज, लंबा सफर और दिन में सिर्फ एक सपना, गरीब वापस नहीं लौटना। एडन उस समय व्यापार का बड़ा केंद्र था। यही उन्हें नौकरी मिली, अ बेस्ट ऑफ कंपनी में। शुरुआत बहुत साधारण, घंटों धूप में खड़े होकर पेट्रोल भरना, लेकिन फर्क यही था, बाकी लोग सिर्फ नौकरी कर रहे थे, धीरूभाई सीख रहे थे। वो हर व्यापारी को ध्यान से देखते, कैसे डील होती है, कैसे मुनाफा कमाया जाता है, कैसे पैसा घुमाया जाता है। उनके इंटरव्यू लेने वाले मगन भाई पटेल ने बाद में कहा था, धीरूभाई की चाल में ही भूख दिखाई देती है। वो ऐसे चलते थे जैसे समय बहुत कम हो। साल 1950 के दशक में धीरूभाई ने एक अजीब चीज नोटिस की। यमनी रिलायंस के सिक्कों में मौजूद चांदी उसकी असली कीमत से ज़्यादा कीमती थी। मतलब अगर कोई सिक्का 10 पाउंड का था तो उसमें मौजूद चांदी 12 पाउंड की थी। बाकी लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन धीरूभाई ने इसको अवसर देखा। उन्होंने बड़ी मात्रा में सिक्के खरीदे, उन्हें पिघलाया और चांदी बेच दी। सीधा मुनाफा। यही से साबित हो गया धीरूभाई सिर्फ मेहनत नहीं थे, वो मौके पहुंचाने की जीनियस थे। साल 1958 धीरूभाई अब इंडियन से अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छी सैलरी थी, स्थिर जिंदगी थी, लेकिन उसके अंदर एक आग शांत नहीं हुई। उन्होंने फैसला किया, अब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करूंगा, और वो भारत लौट आए। मुंबई में एक छोटा सा ऑफिस लिया, एक टेबल, 3 कुर्सियां और एक फ़ोन। यही से शुरू हुई रिलायंस कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन। शुरुआत मसालों और कपड़ों के व्यापार से हुई, लेकिन जल्द ही धीरूभाई ने एक बड़ा मौका देख लिया। भारत में सिंथेटिक्स धागों की कमी थी और जहां कमी होती थी वही सबसे बड़ा पैसा बनता था। उस समय भारत में लाइसेंस राज चलता था। सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन धीरूभाई सिस्टम से लड़ रहे थे, सिस्टम को समझ रहे थे। उन्होंने RPL लाइसेंस खरीदने शुरू किए। बाकी लोग इन लाइसेंसों को बेकार समझते थे, लेकिन धीरूभाई जानते थे यही भविष्य है। धीरे धीरे उन्होंने सिंथेटिक्स धागों के इंपोर्ट पर मजबूत पकड़ कर ली और यहीं से रिलायंस तेजी से बढ़ने लगी। धीरूभाई ने महसूस किया कि भारत में कपड़े बिकते हैं, लेकिन कोई ब्रांड नहीं बिकता। तभी उन्होंने लॉन्च किया विमल। सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक पहचान। टैगलाइन थी ओनली विमल। उस समय भारत में इतने आक्रामक मार्केटिंग कोई नहीं करता था। फैशन शो, बिलबोर्ड, न्यूज़पेपर एड्स। धीरूभाई जानते थे जो दिखता है वो बिकता है। कुछ ही सालों में विमल पूरे भारत का बड़ा नाम बन गया। साल 1977 धीरूभाई ने वो किया जो भारत में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने आम लोगों को कहा, मेरे बिजनेस में पार्टनर बनो। रिलायंस और IPO लॉन्च किया। पहली बार भारत की मिडिल क्लास ने शेयर बाजार को गंभीरता से लिया। 10 रुपये का शेयर कुछ ही महीनों में 50 रुपये का पहुंच गया। लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। धीरूभाई सिर्फ कंपनी नहीं बना रहे थे, वो भारत में निवेश की सोच रहे थे। जितनी बड़ी सफलता उतने बड़े दुश्मन।
1980 के दशक में धीरूभाई की टक्कर हुई नुसल मीडिया और कई बड़े बिजनेस घरानों से। मीडिया में आरोप लगे, राजनीतिक संबंधों पर सवाल उठे, सीबीआई जांच हुई, लेकिन धीरूभाई हर बार वापस खड़े हो गए। उनका एक नियम था, अट्रैक्ट इन द बेस्ट डिफरेंस। साल 1986 धीरूभाई को बड़ा स्ट्रोंग आया। शरीर का दाहिना हिस्सा काम करना बंद कर चुका था, चलना मुश्किल था। बहुत लोग ने कहा अब रिलायंस खत्म, लेकिन वो लोग धीरूभाई को नहीं जानते थे। वो अस्पताल से लौटे और फिर से काम में लग गए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सपना भी बाकी था। धीरूभाई चाहते थे कि रिलायंस सिर्फ कपड़े न बनाए, बल्कि कच्चे तेल से लेकर तैयार प्रोडक्ट तक सब कुछ खुद कंट्रोल करे, यानी बैकवर्ड इंटेलिजेंस। और फिर शुरू हुआ जमनागर रेफरेंस प्रोजेक्ट। रेगिस्तान जैसी जमीन, अरबों डॉलरों का निवेश और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनने का सपना। लोगों ने कहा नामुमकिन, लेकिन धीरूभाई के लिए नामुमकिन सिर्फ एक शब्द था। कुछ ही सालों में जमनागर रिफाइनरी तैयार हो गया और रिलायंस भारत की सबसे ताकतवर कंपनियों में शामिल हो गई। 6 जुलाई 2002 धीरूभाई अंबानी ने आखिरी सांस ली, लेकिन उनका सपना नहीं मरा। आज भी हर छोटे शहर का लड़का, हर गरीब परिवार का बच्चा जब बड़ा सपना देखता है तो कहीं न कहीं उस सपने में धीरूभाई अंबानी जिंदा है। उन्होंने साबित किया, अगर सोच बड़ी हो तो छोटा घर मायने नहीं रखता, अगर इरादे मजबूत हो तो गरीबी रास्ता नहीं रोक सकती, और अगर इंसान के अंदर भूख हो तो वो पेट्रोल बनने वाले लड़के से दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। ये थी धीरूभाई अंबानी की कहानी।